प्रोएक्टिविटी का मतलब क्या है? मैंने बहुत दफ़ा पेशेंट से सबसे ये पूछा है, तो हर कोई मुझे ये जवाब देते हैं कि प्रोएक्टिव का मतलब है पहले से एक्टिव हो जाना। नहीं, अपनी जिम्मेदारी को टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द राइट वर्ड। वो उर्दू में यही कहता है जिम्मेदार इंग्लिश में यानी जिम्मेदारी लेना। लोग इसके नाम से जाते हैं कि एक्टिव हो जाना, इसके अंदर एक्टिव का वर्ड है तो इसका मतलब है एक्टिव हो जाना, बहुत पहले से ही अलर्ट हो जाना। हालांकि जो इसके अंदर प्रो है वर्ड, उसका क्या मतलब है? नहीं, प्री होता है बिफोर, आफ्टर। प्रो का मतलब है आफ्टर। एक प्रो हम प्रोफेशनल को कहते हैं, एक प्रो हम कहते हैं जैसे नहीं होता प्रो ट्रीटमेंट पेशेंट, यानी ट्रीटमेंट के हक में पेशेंट। नहीं, प्रो यानी हम कहते हैं ना एंटी ट्रीटमेंट और प्रो ट्रीटमेंट, वो वाला प्रो बात कर रही हूँ। एक प्रो प्रोफेशनल को भी बोलते हैं, एक प्रो बोलते हैं ऐसी मतलब ऐसे बंदे को जो किसी चीज़ के हक में होता है, जैसे प्रो ट्रीटमेंट है हम, प्रो नून लीग, प्रो पीटीआई। तो इसका मतलब, इस वाले प्रो का मतलब है आफ्टर यानी बाद में आने वाली चीज़ों की हमने पहले तैयारी कर लेनी है। तो जब हम पहले तैयारी कर लेंगे किसी भी बाद में आने वाली चीज़ की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर जाएगी? यानी अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं आज से 1 साल के बाद और आप अभी से ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर दें और रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें, तो इस वाले प्रो का मतलब है आफ्टर। और मैंने जैसे एग्जांपल दी कि अगर हम पेपर्स की पहले से तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो क्या वो बंदा एक्सक्यूज़ देगा कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, या इन्विजिलेटर्स बहुत सख्त थे, या टाइम कम हो गया था, या फ़लान चीज़ हो गई थी? वो ये एक्सक्यूज़ बना सकते हैं? एक्सक्यूज़ कौन बनाता है? एक्सक्यूज़ एक वो बंदा बनाता है जिसने ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेनी, दूसरों के कंधों पर डालना है, आप करें। एक वो बंदा बनाता है जो डिफ़ॉल्टर होता है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एक्सप्रेशन मैं ये कह रही हूँ, जो डिफ़ॉल्टर होता है, किसी डिफ़ॉल्ट पर होता है। एक वो बंदा बनाता है जिसको सूट करता है एक्सक्यूज़ फॉर द टाइम बीइंग। जैसे कोई भी इस चीज़ को पर्सनल ना लें, क्योंकि ये एग्जांपल सबकी होती है, तो जिन्होंने रिसेंटली मुझे बताई है वो ये ना सोचें मैंने उनके लिए बोली है। फॉर एग्जांपल, अगर खिज़र साहब ये कह दें, नाम ले रही हूँ सिर्फ इनका, अगर खिज़र साहब ये कह दें कि मैंने ड्रग इसलिए की क्योंकि फ़लाँ वजह आ गई थी, क्योंकि अब्बू ने डांट दिया था, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मुझे टेंशन हो गई थी, तो क्या आप मानेंगे कि ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है? चाहे वो वजह असल में हो। मैं नहीं कह रही कि वो बंदा झूठ बोल रहा होता है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ एक्सक्यूज़ का। अब्दुर्रहमान साहब अगर कह दें कि मुझे अबू ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था और मैं इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, और मैंने आउट ऑफ हेल्पलेसनेस ड्रग कर ली, अबू ने रखा भी हो वैसे इन्वायरमेंट में, तो क्या ये एक्सक्यूज़ है कि जेन्युइन रीज़न है? बाबर साहब अगर कह दें कि बस, ब्लेम गेम भी एक्सक्यूज़ ही होते हैं ना। बाबर साहब अगर कह दें कि ये हो गया था, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा नहीं तो ना सही, फिर मैंने ड्रग कर ली। मैं इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना कि हम आपको झूठा नहीं कह रहे, एक्सक्यूज़ वाकई वो हुआ होगा, वो रीज़न हुई होगी, लेकिन उस पर नशा करना एक एक्सक्यूज़ है, क्योंकि उस ख़राब रवैये की तो बात की जा सकती थी ना। अगर अब्बा डांट रहे हैं तो ये कि अब्बा की डांट किसी को बताई नहीं जा सकती कि वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं? वैसे तो हमारी गलती भी, मतलब हमारी गलती भी ना हो तो हम, गलती भी हो भी तो इतना लड़ते हैं, तो क्या अगर कोई हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है तो नहीं हमें बोलना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है कि हम तो तब भी इतना लड़ते हैं जब हमारी गलती होती है। तो अगर कोई हमारे साथ ज़्यादती करके चला जाए तो बाबर साहब जाने देंगे? आज एक पेशेंट ने अपनी मीटिंग में अपनी मदर से कहा, एंड आई हैड टू इंटरवीन, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज़्यादती ना होने देना इस बार। तो मैंने कहा 1 सेकंड रुक जाएं, कौन सी ज़्यादती भाई? पहले ज़्यादती का तो पता करें कि होती क्या है, फिर हम देखेंगे किसने किसके साथ की। तो फिर जब मैंने 2-3 बातें उनको कही, ये क्या ये ज़्यादती नहीं होती, वो ज़्यादती नहीं होती, तो उन्होंने पता क्या कहा मुझे? उन्होंने कहा कि मैं तो बीमार था। मैंने कहा हाँ ज़ाहिर है बीमार थे, तो क्या बीमार इलाज नहीं करवाते? फिर अब जब बीमार इलाज में आ गए हैं तो अब उसको ज़्यादती तो ना कहें। यानी उनके सवाल में ही उनका जवाब था कि अगर मैंने ज़्यादती की घर वालों के साथ और बहुत ज़्यादा की तो तब मैं बीमार था, तो अब आप क्या हैं? बीमार ही हैं ना और इलाज में आ गए हैं,
तो अब इलाज का नाम ज़्यादती रख दें? आप सब बताएं, इब्रार साहब इलाज का नाम ज़्यादती है? लेकिन फिर भी दिल करता है ना भागने का, उछलने का, दिल करता है ना, कोशिश भी होती है। तब तक जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते कि भाई जिसका भी कसूर था, नहीं जाते हम उन स्टोरीज़ में, भले आपके पेरेंट्स का सारा कसूर हो, भले दोस्तों का कसूर हो, अब एक मसला आ गया, उसके लिए प्रोएक्टिव आपको ही होना पड़ेगा, उसकी ज़िम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। मैं, मेरे कोलीग्स, डॉक्टर सदाकत, आपके माँ बाप सिर्फ आपको एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। करना ये बहरहाल आप नहीं है। मैं आपके हिस्से के इंडोर्स के दिन नहीं काट सकती, ना ही आपके माँ बाप काट सकते हैं। हम आपके हिस्से का विड्रॉल नहीं मैनेज कर सकते, हम आपके हिस्से की क्रेविंग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये पकड़ लें, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाएं। करना आप नहीं है, वो हेल्पिंग हैंड ही है ना। मतलब मैं अगर जुड़ जाएंगे तो, अब इस अगर को अगर कोई पहचान ले तो मसला हल हो जाए। देखिए, मुझे पिछले दिनों से ना काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ट्रेंड देखकर कि अब शायद पेशेंट्स को समझ आ रही है। जिस तरह भी हारून साहब नहीं है, मैं चाह रही थी वो हों तो उनकी बात की जाती कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हो गया है नशा, अब बताएं क्या करूं। और फिर आगे बीच में कोई बात नहीं की कि ये कर लूं या रहने दें, फ़लाँ चीज़ कर लूं। उनको जैसे कहा उन्होंने वैसे कर लिया। तो मुझे बताएं, क्या इसको इलाज में प्रोग्रेस माना जाएगा कि इसको रिग्रेस माना जाएगा, यानी पीछे जाना? सालिक साहब ने नशा किया और कह दिया कि मैं कर बैठा हूँ, अब बताएं क्या करूँ। उनको कहा ये कर लें, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और बात मान ली। क्या ये प्रोग्रेस किए हैं अपने इलाज में कि रिग्रेस किए हैं? नो डाउट रिलैप्स का या स्लिप का तकलीफ़ अपनी जगह बहरहाल होती है माँ बाप को, क्योंकि उनके दिल जुड़े हुए हैं। आप लोग इस कॉन्सेप्ट से निकल आएँ स्लिप या रिलैप्स ड्रग से होता है। नहीं, ड्रग से नहीं होता। रिलैप्स का मतलब है पुराने रवैयों पर चले जाना, स्लिप का भी मतलब है पुराने रवैयों पर चले जाना। रवैयों की बात हो रही है, उसमें नशे भी आते हैं, उसके अंदर बातें भी आती हैं, उसके अंदर सोने जागने की रूटीन भी आती है, उसके अंदर खाने पीने वाली चीज़ें भी आती हैं उसके अंदर। यानी एक पेशेंट थे मेरे, वो हर दफ़ा रिलैप्स के करीब ना पूरा एक नटेला जार रात को खाना शुरू खाते थे, हेरोइन एडिक्शन के ज़माने में। अब अगर उन्होंने वन फाइन डे ये चीज़ दोबारा शुरू कर दी है तो ये उनके बिहेवियर का रिलैप्स है। ज़रूरी नहीं है कि वो हेरोइन करेंगे तो उनको रेस्क्यू करना है और फिर उनको बचाना है। ये एक पहली निशानी आ गई है कि रवैया आ गया पुराने वाला, ये रिलैप्स है बाकायदा। लेकिन मैंने पेशेंट्स को यहाँ आकर इतने दिन इस बहस में अपने आप को परेशान करते देखा है कि मैंने ड्रग तो नहीं की तो फिर मेरे इतने दिन तो नहीं होने चाहिए। हालांकि दिनों का तो जो हाल है, दिनों की जो डिसीजन है वो आपके हालात के मुताबिक होनी चाहिए ना। कि अगर कोई इंसान रिसेप्टिव है, कोई बातचीत सुनता समझता है, जो कह दो मान लेते हैं, दवाई में ख़राबी नहीं करते, तो हम अपने जहन में कोई दिन डिसाइड करेंगे कि हाँ इतने दिन में इनका काम हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं ये डोमेन है किसकी? यानी उस प्रोफेशनल की, उस एक्सपर्ट की, जिसने देखकर बताना है कि हाँ इतने में हल हो जाए। क्या ये कोई दुकान है जहाँ हम बार्गेन करें? क्या हम किसी कपड़े की बात कर रहे हैं जिसमें हम कहें नहीं इतने नहीं इतने पैसे? हम एक इतनी सीरियस मसले की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें होना चाहिए कि नहीं 40 नहीं 20 कर लें, नहीं 25 कर लें, एज इफ़ के ये कर लेने से कोई बेहतरी या कुछ और हो जाएगा बीच में? ऐसा होता है ना कि पेशेंट्स आते हैं वो बार्गेन करना चाहते, इंडोर्स नहीं आउटडोर्स, आउटडोर्स नहीं फ़लाँ चीज़, दवाई नहीं खानी। हालांकि इलाज ये कहता है कि जब किसी को इंसाइट आ गई है तो आप सबमिट कर देते हैं अपना आप सामने वाले को। आप कहते हैं करें भी क्या करना है आपने मेरे साथ। आप डॉक्टर पे जाकर ये नहीं कहते मेरे पेट में दर्द है एक फ़लाँ गोली लिख दें, मेरे मैदे में दर्द है एक फ़लाँ गोली लिख दें, इसके साथ ये वाला इंजेक्शन लगा दें, उसके अंदर वो वाला इंजेक्शन मिक्स कर दें।